वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सिविक्स का सबक नंबर 4 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। बच्चों, इसके अलावा जैसा कि मैं हर बार समझाती हूँ कि एग्ज़ाम से मुतालिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर कंसेप्ट की तैयारी आपकी अच्छे से हो सके। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4 का नाम है जिन्स, मज़हब और सात बरादरी। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको क्या समझाया जाएगा कि हमारे देश, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में किस तरीके से जिन्स यानी कि आदमी औरत को लेकर, मज़हब को लेकर और सात बरादरी को लेकर लोग तफरीक का सामना करते हैं, यानी कि लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, नाइत्तेफाकी की जाती है। और फिर हुकूमत हिंद ने इस तफरीक को ख़त्म करने के लिए आइन के ज़रिए से कौन कौन से कानून बनाए हैं। समझ में आया कि हुकूमत हिंद ने इस तफरीक को, इस नाइत्तेफाकी को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं आइन के ज़रिए। इन सभी बातों को आपको इस चैप्टर के अंदर समझाया जाएगा। तो बच्चों, सवाल नंबर 1 है टेक्स्ट बुक का, ज़िंदगी के उन मुख्तलिफ़ पहलुओं का ज़िक्र कीजिए जिनमें हिंदुस्तान में ख़वातीन को इम्तियाज़ और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सवाल का मतलब समझ में आया कि बच्चों, हिंदुस्तान में औरतों के साथ यानी कि ख़वातीन के साथ किस तरीके से आम ज़िंदगी के अंदर इम्तियाज़ी सलूक बरता जाता है, यानी कि उनके साथ नाइत्तेफाकी बरती जाती है। तो देखो बच्चों, एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे, हिंदुस्तान में ख़वातीन के साथ तफरीक करने के 4 पहलू मंदरजा झैल हैं। किस तरह से लिखोगे, हिंदुस्तान में ख़वातीन के साथ तफरीक के 4 पहलू यानी कि नाइत्तेफाकी की 4 वजह हैं, मंदरजा झैल हैं। सबसे पहली वजह है अवामी ज़िंदगी। तो बच्चों, हिंदुस्तान में ख़वातीन के साथ तफरीक अवामी और निजी ज़िंदगी में भी देखी जा सकती है। ये समझा जाता है कि घरेलू काम करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ख़वातीन की है। अगर ख़वातीन घर की 4 दीवारी से निकलकर किसी रोज़गार से जुड़ती है तो वहाँ भी उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है, तफरीक की जाती है, नाइत्तेफाकी की जाती है। इसके अलावा बच्चों, ख़वातीन के ज़रिए किए गए काम को उनके ख़ानदान के ज़रिए इतनी अहमियत, इतनी तरजीह नहीं दी जाती है जितनी अहमियत मर्दों के ज़रिए किए गए काम को दी जाती है। याद रखोगे कि पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, अवामी ज़िंदगी यानी कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी औरतों के साथ हिंदुस्तान में इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है, यानी कि औरतों को सिर्फ घरेलू कामकाज से रिलेटेड ही मुंसलिक किया जाता है। अगर औरतें बाहर जाकर कोई काम वगैरह करती हैं तो इस बात को भी हिंदुस्तान के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता है। इसके अलावा बच्चों, औरतों के जो ख़ानदान के लोग होते हैं, औरतों के ज़रिए किए गए कामों को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ नहीं देते हैं जितनी प्रायोरिटीज़ आदमियों के ज़रिए किए गए कामों को देते हैं। बच्चों, तालीमी मैदान में भी औरतों के साथ नाइत्तेफाकी बरती जाती है हिंदुस्तान में। अगर देखो किसी परिवार की आय कम है तो परिवार के लोग क्या करते हैं कि लड़की को ना पढ़ाकर अपने लड़के को ज़्यादा तालीम देते हैं। तो इस बात को कैसे लिखोगे, तालीमी मैदान को, ख़वातीन और मर्दों की ख़वानगी की शरह में फ़र्क का होना इस बात को ज़ाहिर करता है कि उन्हें तालीम देने के अंदर भी तफरीक बरती जाती है। समझ में आया कि बच्चों, ख़वातीन और मर्दों की पढ़े लिखे होने की अगर परसेंटेज देखी जाए तो मर्द ज़्यादा पढ़े लिखे हैं डेटा के मुताबिक और औरतें कम पढ़ी लिखी हैं। तो ये किस बात की तरफ संकेत देता है कि पढ़ाई के मामले में भी, तालीम के मामले में भी मर्द और औरतों के अंदर तफरीक बरती जाती है। हिंदुस्तान में ख़वातीन की जो शरह ख़वानगी है, यानी कि पढ़े लिखे होने की परसेंटेज है, उसे शरह ख़वानगी कहते हैं, तो 54% है, जबकि मर्दों की शरह ख़वानगी 76% है। वालिदैन के पास अगर बच्चों को तालीम दिलाने के ज़राए कम होते हैं, उनकी तनख्वाह कम होती है, तो वो लड़कियों के मुकाबले लड़कों को तालीम देना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं।
आगे है आबादी का तनासब। तो बच्चों हिंदुस्तान के अंदर मर्दों की संख्या ज़्यादा है, औरतों की कम है, क्योंकि पेट के अंदर ही बच्चों औरतों को क्या किया जाता है कि लोग बाग ज़बरदस्ती, अगर उन्हें पता चल जाता है कि गर्भ के अंदर बच्चा है तो वो उसको गिरा देते हैं। तो किस तरह से लिखोगे कि आबादी के तनासब में भी काफ़ी फ़र्क है। मर्दों की तादाद ख़वातीन की तादाद में बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में जिनसी तनासब भी पाया जाता है। हमल के दौरान इन बच्चों का कत्ल ही तफरीक की पहली मिसाल है। इसके अलावा सियासत में हिस्सेदारी। तो बच्चों हिंदुस्तान के अंदर सियासत में, पॉलिटिक्स में भी मर्दों की संख्या ज़्यादा है और औरतों की संख्या कम है। तो हिंदुस्तान में सियासत में भी ख़वातीन की हिस्सेदारी कम है और मर्दों के मुकाबले ख़वातीन की जो सियासी नुमाइंदगी है, यानी कि उनकी हिस्सेदारी भी बहुत कम है। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को 4 वजहें अच्छे से समझ में आई होंगी। पहला है अवामी ज़िंदगी, दूसरा है तालीमी मैदान, तीसरा है आबादी का तनासब और चौथा है सियासत में हिस्सेदारी। तो इन चारों ही पॉइंट्स में औरतों के साथ तफरीक वाला रवैया किया जाता है, नाइत्तेफाकी बरती जाती है, अदम मसावत का बर्ताव किया जाता है, उन्हें बराबरी का हक नहीं दिया जाता है, चाहे वो माँ बाप के ज़रिए हो, चाहे वो समाज के ज़रिए हो। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। फ़िरका वाराना सियासत की मुख्तलिफ़ शक्लों की कम से कम एक मिसाल देकर बयान कीजिए। बच्चों पहले सवाल का मतलब समझो। फ़िरका वाराना सियासत का मतलब क्या है? मज़हब से रिलेटेड, फ़िरके से रिलेटेड सियासत यानी कि पॉलिटिक्स। याद रहेगा कि किसी मज़हब से रिलेटेड, किसी फ़िरके से रिलेटेड जो सियासत होती है उसे फ़िरका वाराना सियासत कहते हैं। तो कहा गया है कि फ़िरका वाराना सियासत की मुख्तलिफ़ शक्लों के बारे में बताना है कि ये हिंदुस्तान में किस किस तरीके से है। तो देखो एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। फ़िरका वाराना सियासत की 4 शक्लें मंदरजा झेल हैं। जब एक फ़िरके के लोग अपने फ़िरके को दूसरे फ़िरके के लोगों से बालातर या आला मानने लगते हैं तो इख्तिलाफ़ पैदा होने लगते हैं। समझ में आया कि जब एक फ़िरके के लोग दूसरे फ़िरके के लोगों से अपने आप को ज़्यादा ऊंचा समझने लगते हैं तो ऐसी कंडीशन इख्तिलाफ़ की हो जाती है, यानी कि उनकी जो आपस की राय होती है वो नाइत्तेफाकी की तरफ चली जाती है। जो फ़िरका सियासत के अंदर होता है वे अपने फ़िरके के मुफादात यानी कि फ़ायदे का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दूसरे फ़िरके से नफ़रत करता है और लोगों को भी नफ़रत करने वाले पहलू की तरफ मोड़ देता है। याद रखोगे कि जो फ़िरका सियासत में होता है वो क्या करता है, सबसे पहले अपने फ़िरके के मुफादात को, फ़ायदे को सबसे आगे रखता है, इसके अलावा दूसरे फ़िरके से नफ़रत करता है। अगला है कट्टर सियासत में फ़िरका वाराना बातों को अहमियत दी जाती है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, लोगों के जज्बात का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मज़हब की बुनियाद पर, फ़िरके की बुनियाद पर चिकनी चुपड़ी बातों में ले लेती हैं सियासी पार्टियां और इनके कामकाज में मजहबी कट्टरपन आ जाता है, यानी कि ये पहली प्रायोरिटी अपने मज़हब के लोगों को देती हैं सियासी पार्टियां जो कि फ़िरके के ऊपर बनी होती हैं, फ़िरके से मुंसलिक होती हैं, किसी मज़हब से मुंसलिक होती हैं। पॉलिटिकल पार्टियां, याद रखोगे कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो कि फ़िरके पर मुबनी होती हैं वो क्या करती हैं कि वे अपने लोगों के जज्बात का इस्तेमाल करती हैं और लोगों को फ़िरकों के अंदर और ज़्यादा तकसीम कर देती हैं। इसके अलावा बच्चों जब इंतखाबात होते हैं, चुनाव होते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टियां फ़िरकों से मुंसलिक होती हैं वो क्या करती हैं कि इंतखाबात में फ़िरका वाराना बातों को बुनियाद बनाया जाता है, क्योंकि इंतखाबात में खड़े हुए उम्मीदवारों को मुंतखब करते वक्त फ़िरकों को बुनियाद बना दिया जाता है। याद रहेगा कि इंतखाबात में भी फ़िरकों को बुनियाद बनाया जाता है। क्यों बुनियाद बनाया जाता है? क्योंकि जब वोट होते हैं तो वोट भी लोगों से मज़हब के आधार पर, फ़िरके के आधार पर मांगे जाते हैं। फ़िरका वाराना सिलसिला रियासत की सबसे भद्दी शक्ल है। याद रखोगे कि फ़िरका वाराना सिलसिला रियासत की सबसे बड़ी शक्ल है। फ़िरका वाराना तशद्दुद, फ़िरका वाराना भड़काओ इसी फ़िरका वाराना रियासत की वजह से होते हैं। याद रहेगा कि जो रियासत फ़िरका वाराना सिलसिले पर चल रही होती है तो ये रियासत की सबसे भद्दी शक्ल होती है, जो फ़िरके को अहमियत देते हुए
ریاست کے اندر پالیٹکس چلتی ہے تو یہ سیاست کی سب سے بری شکل ہوتی ہے، کیونکہ ایسی ریاست کے اندر اور فرقوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ تو سبھی بچوں کو یاد رہے گا کہ ایگزام میں کیسے لکھو گے کہ جب ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقوں سے اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں تو سماج میں اختلاف ہو جاتے ہیں، نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں۔ جو فرقہ سیاست کے اندر ہوتا ہے وہ صرف اپنے ہی فرقے کے مفادات کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کٹر سیاست کے اندر فرقہ وارانہ باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، لوگوں کے جذبات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں اور ان کے کام کاج میں مذہبی کٹرپن بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ انتخابات کے اندر بھی بچوں فرقوں کا سہارا لیا جاتا ہے، الگ الگ فرقوں کے لوگوں کو لوگ باغ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں بھڑکا کر زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ فرقہ وارانہ جو سلسلہ ہے ریاست کی سب سے بھدی شکل ہے۔ فرقہ وارانہ تشدد، فرقہ وارانہ بھڑکاؤ بھاشن وغیرہ، یہ یعنی کہ فرقہ وارانہ جو فسادات ہوتے ہیں جن ریاستوں کے اندر فرقوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہاں پر زیادہ لڑائی جھگڑے اور تشدد دیکھے جاتے ہیں، تو یہ ریاست کی سب سے بھدی شکل ہوتی ہے۔ ٹیکسٹ بک کا اگلا سوال ہے، دھیان سے سنیں گے۔ بتائیے کیسے ہندوستان میں اب بھی ذات پات پر مبنی عدم مساوات کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ یہ بتانا ہے کہ آج بھی ہندوستان میں کس طرح سے ذات پات کے آدھار کے اوپر لوگوں کے ساتھ نا اتفاقی برتی جاتی ہے، عدم مساوات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو بچوں کس طرح سے لکھو گے کہ ہندوستان میں ذات پات کی عدم مساوات مسلسل چلتی آ رہی ہے۔ عدم مساوات بچوں یعنی کہ نا اتفاقی، اونچ نیچ، ذات پات کو لے کر لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرنا، بھید بھاؤ کو ہی عدم مساوات کہتے ہیں۔ تو کیسے لکھو گے؟ ہندوستان میں ذات پات کی عدم مساوات مسلسل یعنی کہ لگاتار چلی آ رہی ہے۔ ویدک کے دور میں ہندوستانی سماج ورن پر مبنی تھا۔ اس وقت 4 ورن ہوا کرتے تھے، برہمن، شتری، ویشیہ اور شودر۔ تو یہ چاروں ورن کرم یا کاروبار کی بنیاد پر بنتے تھے، یعنی کہ جو جیسا کام کرتا تھا وہ اس ورن کے اندر آتا تھا، یعنی کہ اس ذات برادر کے اندر آتا تھا۔ ذات سے متعلق سخت قوانین بنائے گئے تھے پہلے کے زمانے میں۔ جو شخص ان کی مخالفت کرتا تھا، ان قانونوں کی، ذات پات کے قانونوں کی، اس کو غیر مذہبی مانا جاتا تھا اور اسے ذات سے علیحدہ سمجھا جاتا تھا۔ جس شخص نے جس ذات کے اندر جنم لیا ہے اسے وہی پیشہ اپنانا پڑتا تھا۔ اسی نظام نے آگے چل کر سماج کے ایک بڑے طبقے کو چھوت مانا جانے لگا۔ بہت سے مذہبی رہنما اور سماجی اصلاح کاروں یعنی کہ سماج سدھاروں نے ذات پات کی تفریق اور چھوا چھوت کی مخالفت کی۔ حالانکہ چھوا چھوت کے خاتمے کے لیے ہمارے آئین کے اندر یعنی کہ ہندوستان کے آئین میں، آئین ہند میں یہ صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ ہندوستان میں چھوت چھات کی تفریق غیر قانونی سمجھی جائے گی اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ لیکن آج بھی لوگ شادی کرتے وقت ذات پات کا دھیان رکھتے ہیں۔ آئین کے ذریعے درج فہرست ذات کے لیے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں سیٹوں کا بھی ریزرویشن کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی برابری جیسا سلوک کیا جا سکے دیش کے اندر۔ ان طبقات کو سرکاری ملازمتوں میں بھی ریزرویشن دیا جاتا ہے۔ آج بھی ذات پات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے جو کہ چھوت اچھوت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ بچوں پہلے جو ہمارا ہندوستان تھا شروع سے ہی عدم مساوات پر مبنی تھا، یعنی کہ چھوت اچھوت ذات پات کو لے کر مانی جاتی تھی۔ ہندوستانی سماج 4 ورنوں کے اندر ڈیوائڈ تھا۔ پہلا ورن تھا، سب سے اوپر مانا جاتا تھا برہمن، پھر دوسرے نمبر پر شتریہ، تیسرے پر ویشیہ اور چوتھے پر شودر۔ تو بچوں جو شودر ہوتے تھے ان کے ساتھ پہلے کے زمانے میں بہت چھوت اچھوت کا ویوہار کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ہندوستان کے آئین نے چھوت اچھوت کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ اگر کوئی بھی انسان چھوت اچھوت کو فالو کرتا ہوا پایا گیا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ مگر بچوں آج بھی شادی بیاہ کرتے وقت ذات پات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی لوگ شادی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج بھی ہندوستان کے اندر آئین ہند کے ذریعے قانون بنانے کے باوجود بھی ذات پات کو لے کر جو تفریق ہے وہ چلی آ رہی ہے۔
अगला सवाल है, इस बात की दो दलील पेश कीजिए कि तन्हा ज़ात पात इंतखाबी नताइज का तयन यानी कि तय नहीं करती। सवाल का मतलब समझ में आया कि आपको दो वजहें बतानी हैं कि सिर्फ ज़ात पात की बिना पर ही जो चुनाव होते हैं उनके नतीजे निकलकर सामने नहीं आते हैं। तो क्या लिखोगे कि हिंदुस्तान में किसी भी ज़ात के नुमाइंदे को इंतखाबात में यानी कि चुनाव में वाज़ा अक्सरियत हासिल नहीं हो सकती है। यही वजह है कि कोई भी ज़ात इंतखाबी नताइज का तयन नहीं कर सकती है। यानी कि देखो समझ में आया कि हिंदुस्तान में किसी भी ज़ात का जो नुमाइंदा है वो ज़ात पात के ज़रिए आज तक उसको बहुमत यानी कि अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी है। यही वजह है कि जितनी भी ज़ातें हैं वो इंतखाब के जो नताइज होते हैं उनके फ़ैसलों को तय नहीं कर सकती है कोई भी ज़ात। किसी भी ज़ात के सभी वोटरों के वोट से भी सियासी पार्टियां कामयाब नहीं हो सकती हैं, क्योंकि देखो हमारे देश में अलग अलग मज़हब के अलग अलग फ़िरक़ों के लोग रहते हैं और जीत हासिल करने के लिए बहुमत चाहिए होती है। तो बच्चों सिर्फ एक ही मज़हब के लोग अपनी पार्टी को नहीं जिता सकते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की मजलिस कानून साज में ख़वातीन की नुमाइंदगी का तनासब क्या है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। यानी कि बच्चों हिंदुस्तान की जो कानून साज मजलिस है उसके अंदर ख़वातीन की परसेंटेज कम है या फिर ज़्यादा है। तो क्या लिखोगे, हिंदुस्तान की असेंबलियों में ख़वातीन का तनासब यानी कि परसेंटेज मर्दों के मुकाबले में बहुत कम है। लोकसभा में कुल अराकीन का 10% भी ख़वातीन की तादाद नहीं है। इसी तरह सूबाई असेंबलियों में ख़वातीन की परसेंटेज सिर्फ 5% से भी कम है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान की असेंबलियों में ख़वातीन का जो तनासब है मर्दों के मुकाबले में बहुत कम है। लोकसभा में औरतों की परसेंटेज 10% से भी कम है। इसी तरह सूबाई असेंबलियों में ख़वातीन की जो तादाद है वो 5% से भी कम है। ख़वातीन वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनने के बावजूद भी कैबिनेट में मर्दों की तादाद के मुकाबले में बहुत कम है। हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क है। हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि अफ्रीका और लातीनी अमेरिका से भी इस मैदान में बहुत ज़्यादा पीछे है। यानी कि और मुल्कों के अंदर औरतों के साथ औरतों की जो परसेंटेज है सियासी मामलों के अंदर वो ज़्यादा है दूसरे मुल्कों में, और हमारे देश के अंदर बहुत कम है। आईन हिंद की 43वीं और 44वीं तरमीम यानी कि सुधार संशोधन के ज़रिए ख़वातीन के लिए पंचायती राज इदारों में 1/3 नशस्तें यानी कि सीटें महफूज की गई हैं। क्या लिखोगे कि आईन हिंद यानी कि हिंदुस्तान के आइन के ज़रिए 43वां और 44वां संशोधन किया गया, तरमीम की गई, जिस सुधार के ज़रिए ख़वातीनों के लिए पंचायती राज इदारों में 1/3 नशस्तें महफूज की गईं। इसके बाद ये मांग भी की गई कि पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों में ख़वातीन का जो परसेंटेज है उसे 33% कर दिया जाए। इस मौजू पर बच्चों काफ़ी बहस हुई है, लेकिन ये बात अभी पास नहीं हो पाई है, बिल पास नहीं हो पाया है इस मांग का। अगला सवाल है, दस्तूर की किसी दो तौसीहात का जिक्र कीजिए जो हिंदुस्तान को एक सेक्युलर रियासत बनाती है। यानी कि बच्चों हमारे आइन के ज़रिए ऐसे कौन से कानून बनाए गए हैं जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, यानी कि हिंदुस्तान का कोई मज़हब नहीं है। तो हिंदुस्तान को सेक्युलर मुल्क बनाने वाली आईनी दफ़ात मंदरजा झैल हैं। क्या लिखोगे, हिंदुस्तान को सेक्युलर बनाने वाली आईनी दफ़ात मंदरजा झैल हैं। आईन हिंद की दफ़ा 25 के अंदर ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स किसी भी मज़हब को मान सकता है, वे किसी भी मज़हब में यकीन रख सकता है और उसकी तबलीग कर सकता है, और मज़हब का अकीदा किसी भी शहरी का ज़ाती मामला है। याद रखोगे कि आईन हिंद की दफ़ा 25 में क्या बात कही गई है कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से किसी भी मज़हब को इख्तियार कर सकता है, किसी भी मज़हब में यकीन रख सकता है, उसकी तबलीग कर सकता है,
मज़हब का अकीदा किसी भी शहरी का ज़ाती मामला है, ये उसकी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दिया गया है। अगला है आईन हिंद मज़हब की बुनियाद पर तफरीक करने पर पाबंदी आयद करता है। याद रखोगे कि आईन हिंद में क्या कहा गया है कि मज़हब की बुनियाद पर अगर कोई इंसान तफरीक करेगा, ना इत्तेफाकी करेगा, ऊंच नीच करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। जब हम जिनसी तकसीम की बात करते हैं तो आम तौर पर हम हवाला देते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। याद रखोगे कि जब हम जिनसी तकसीम यानी कि जिन्स के आधार पर तकसीम के बंटवारे की बात करते हैं, यानी कि जिनसी बंटवारे की बात करते हैं तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम आम तौर पर क्या कहते हैं कि माशरे के ज़रिए मर्दों और ख़वातीन को गैर मसावी रोल तजवीज़ किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? माशरे यानी कि समाज के ज़रिए मर्दों और औरतों को गैर मसावी यानी कि ना बराबरी का रोल तस्वुफ़ किया जाता है, तजवीज़ किया जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में ख़वातीन की नशस्तें मखसूस कर दी गई हैं। किस चीज़ के अंदर मखसूस की गई हैं ख़वातीन के लिए सीटें हिंदुस्तान के अंदर? तो पंचायती राज मजलिसों के अंदर मखसूस की गई हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था। अगला सवाल है, फ़िरका वाराना सियासत के मायने व मफ़हूम से मुतालिक दर्ज झेल बयानात पर गौर कीजिए और फ़िरका वाराना सियासत की बुनियाद किस नज़रिए पर कायम होती है? तो देखो बच्चों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि फ़िरका वाराना सियासत किस नज़रिए के ऊपर बनाई जाती है? तो एक मज़हब दूसरे मज़हब के मुकाबले में बरतर है, इस बात को लेकर फ़िरका वाराना सियासत पार्टियाँ बनाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती है। इसके अलावा सरकारी इख्तियारात, इसके अलावा एक मखसूस मज़हब के मुअब्बिसिन पर मुश्तमिल एक फ़िरका वजूद में आता है, यानी कि इसके अलावा एक ख़ास मज़हब से रिलेटेड फ़िरका उभर कर सामने आता है। इसी वजह से फ़िरका वाराना पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जाती हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान दस्तूर हिंद की बात गलत है? तो एक ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा अता करता है, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। सवाल 11 फिल अप है, समाजी तकसीमें देश की बुनियाद पर हिंदुस्तान की अजीब व गरीब चीज़ है, यानी कि ज़ात पात की बुनियाद के ऊपर समाजी तकसीमें की जाती हैं हिंदुस्तान में। बच्चों देखो, अगला सवाल है, यहाँ पर आपको मैचिंग करने के लिए दी जाएगी। मैचिंग के 4 आंसर दिए जाएंगे, तो जो आंसर मैचिंग का सही होगा उसे आपको टिक करना है। तो देखो, मैंने यहाँ पर मैचिंग की हुई है, आपको पढ़कर बताती हूँ। एक ऐसा शख्स जो मर्द ख़वातीन के लिए यकसा यानी कि एक जैसे मौक़े और हकूक़ में यकीन रखता है, तो ये क्या कहलाएगा? हामी निस्वा कहलाएगा ऐसा शख्स। एक ऐसा शख्स जिसका कहना है कि मज़हब कम्युनिटी की बुनियाद है, तो ये कैसा है? कम्युनिटी की बुनियाद इसने मज़हब को बनाया है, तो ये इंसान क्या होगा? फ़िरका परस्त होगा। इसी तरह से एक ऐसा शख्स जिसका कहना है कि ज़ात पात कम्युनिटी की बुनियाद है, तो ज़ात पात परस्त इंसान होगा। एक ऐसा शख्स जो मजहबी अक़ीदे की बुनियाद पर दूसरों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करता है, तो ऐसा इंसान सेक्युलरिज्म में यकीन रखने वाला होगा। तो बच्चों, सही आंसर मैंने आपको बता दिए हैं किस तरह से हैं। तो सही आंसर के 4 ऑप्शन हैं, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान से समझेंगे। ख़वातीन की तहरीक क्या होती है? तो बच्चों, ऐसी तहरीक जिस तहरीक का मकसद ख़वातीन के लिए ज़ाती, ख़ानदानी और अवामी ज़िंदगी में मसावत दिलवाना हो, ऐसी तहरीक ख़वातीन की तहरीक कहलाती है। याद रखोगे कि ख़वातीन की तहरीक का क्या मतलब है कि ऐसी तहरीक जिसका मकसद ख़वातीन के लिए ज़ाती, ख़ानदानी और अवामी ज़िंदगी में मसावत यानी कि बराबरी का हक दिलवाना हो। दुनिया के किन ममालिक में ख़वातीन की नुमाइंदगी अवामी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा है? तो बच्चों, स्वीडन, नॉर्वे और फ़िनलैंड के अंदर औरतों को ज़्यादा हकूक़ दिए गए हैं। बच्चों की जिनसी तनासब से क्या मुराद है? तो बच्चों का जो जिनसी तनासब है वो फ़ी 1000 बच्चों के ऊपर तय किया जाता है। तो फ़ी 1000 पर बच्चों की तादाद बच्चों का
جنسی تناسب کہلاتی ہے۔ ہندوستان کی اسمبلیوں میں خواتین کا تناسب کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو بچوں ہندوستان کی اسمبلی میں خواتین کی پرسنٹیج بالکل کم ہے۔ پنچایتی راج اداروں کے اندر خواتین کے لیے کتنے فیصد سیٹیں ریزرو کی گئی ہیں؟ تو 1/3 نشستیں یعنی کہ سیٹیں ریزرو کی گئی ہیں پنچایتی راج اداروں میں خواتین کے لیے۔ بچوں ذات پات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو ذات پات ایک ایسا تنگ نظریے کا جذبہ ہے جو کسی بھی شخص کو صرف اپنے ذات کے لوگوں کے تئیں مفاد پرستی کے لیے مجبور کرتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ ذات پات ایک ایسا تنگ نظریے کا جذبہ ہے جو کسی بھی شخص کو سارے ہی فائدے صرف اپنی ذات کے لوگوں کے لیے کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ ذات پات کا عروج عہد قدیم سے چلا آ رہا ہے، بعد میں یہ نظام اور پیچیدہ اور سخت ہو گیا۔ انگریزوں نے بھی ذات پات کی بنیاد پر ہی ہمارے دیش کا بٹوارا کروایا تھا، ہندو مسلمانوں کو بھڑکایا تھا۔ اگلا سوال ہے ذات پات کے 2 منفی یعنی کہ نیگیٹو پہلو بتانے ہیں۔ تو کوئی ایک ذات دوسری ذات کے لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتی ہے، یہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے ذات پات کا۔ تنگ نظری کو بھی جنم دیتی ہے ذات پات، اور ملک کی سلامیت اور یکجہتی کو نظر انداز کرتی ہے۔ یاد رکھو گے کہ ذات پات ملک کے بھائی چارے کو ختم کرتی ہے، یکجہتی کو ختم کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے ہندوستانی جمہوریت کی بنیاد ذات پر مبنی ہے، اس بیان کو واضح کیجیے۔ تو بچوں ہندوستان میں مختلف سیاسی پارٹیاں ذات پات کی بنیاد پر انتخاب لڑتی ہیں یعنی کہ چناو لڑتی ہیں۔ انتخاب میں رائے دہندگان یعنی کہ ووٹرز کو ذات پات کی بنیاد پر اکسایا جاتا ہے۔ امیدوار بھی اسی بنیاد پر انتخابی مہم چلاتے ہیں۔ یاد رکھو گے کہ ہندوستان کی جمہوریت کی بنیاد ذات پات پر مبنی ہے۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ بچوں ہندوستان میں بہت ساری ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ ذات پات کی بنیاد پر چناو لڑتی ہیں، اور چناو کے اندر رائے دہندگان یعنی کہ ووٹرز کو ذات پات کے ذریعے چکنی چپڑی باتوں میں لے کر اکسا لیتی ہیں یہ پارٹیاں، اور امیدوار بھی اسی بنیاد پر چناو لڑتے ہیں، ذات پات کی بنیاد پر۔ اگلا سوال ہے ذات پات کی برائیوں کو ختم کرنے کی دشا میں سمت میں اٹھائے جانے والے 2 قدم لکھنے ہیں۔ تو بچوں عہد قدیم سے یعنی کہ پرانے زمانے سے ہی چلی آ رہی برائیوں میں ذات پات بھی ایک بری برائی ہے۔ اس کو ختم کرنے کی سمت میں اٹھائے جانے والے قدم مندرجہ ذیل ہے۔ 1955 میں ذات پات کے خاتمے کے لیے آئین ہند کے ذریعے قانون بنایا گیا تھا۔ آئین ہند میں ذات پات کو ختم کرنے کے لیے مساوات کا بنیادی حق ادا کیا گیا تھا، یعنی کہ سبھی لوگوں کو برابری کا بنیادی حق دیا گیا تھا تاکہ ذات پات کو ختم کیا جا سکے، اور یہ حق کس نے دیا تھا؟ ہمارے دیش کے آئین نے، سنویدھان نے، کنسٹیٹیوشن نے۔ یاد رکھو گے کہ ذات پات کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے خاتمے کے لیے قانون بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ذات پات کو ختم کرنے کے لیے آئین ہند کے ذریعے لوگوں کو برابری کا بنیادی حق دیا گیا، یعنی کہ سبھی لوگوں کو برابری کا درجہ دیا تاکہ ذات پات کو ختم کیا جا سکے۔ اگلا سوال ہے ذات پات کے بنیادی عناصر کون کون سے ہیں؟ تو بچوں ذات پات کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذات پات کی وجہ سے سماج کی تقسیم ہوتی ہے، بٹوارا ہوتا ہے، پروہتوں کا جو نظام ہوتا ہے یعنی کہ برہمنوں کے ذریعے جو نظام چلایا جاتا ہے، سماجی اور مذہبی تفریق ہوتی ہے، یعنی کہ سماج اور مذہب کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جو نا اتفاقی برتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں اگلا سوال ہے ہندوستان میں ذات پات کی تفریق کو ختم کرنے کے 2 طریقے بتانے ہیں۔ تو لوگوں میں بیداری یعنی کہ اویئرنیس پیدا کر کے ذات پات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت ذات پات کے خلاف سخت قوانین بنائے تاکہ لوگ ذات پات کی تفریق کرتے وقت دھیان رکھیں، تاکہ انہیں یہ دھیان رہے کہ اگر وہ ذات پات کو لے کر کوئی تفریق کریں گے تو انہیں حکومت کی طرف سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو بچوں ان 2 باتوں کے ذریعے ہندوستان میں ذات پات کی تفریق کو اس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے قومی اقلیتی کمیشن کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ تو قومی اقلیتی کمیشن کا قیام آئین ہند کے ذریعے اقلیتوں یعنی کہ جو لوگ مائنورٹیز میں ہیں ان کے حقوق اور ان کے مذہبی اور ثقافتی تحفظ کے لیے قیام ان کا عمل میں آیا۔
بین الاقوامی یوم یعنی کہ وومنس ڈے کب منایا جاتا ہے؟ تو 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ فرقہ پرستی کس طرح ہندوستان کی جمہوریت کے لیے خطرہ ہے؟ تو دیکھو بچوں، سب سے پہلا ہے کہ انتخابات میں فرقہ پرستی یعنی کہ فرقے کو لے کر بنیاد بنانا، اس سے سیاسی ماحول آلودہ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ فرقہ پرستی پر مبنی حکومت کبھی بھی غیر جانبدار نظام قائم نہیں کر سکتی ہے، یعنی کہ جو حکومت فرقے پر مبنی ہوگی تو وہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوگی، وہ ضرور پارشیلٹی کرے گی۔ اس سے دیش کا ماحول خراب ہوگا، لوگوں کو لگے گا کہ دیش کے اندر تاناشاہی ہو رہی ہے اور ملک کے اندر گہما گہمی ہو جائے گی، قومی یکجہتی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان میں فرقہ پرستی کے عروج اور اس کی ترقی کے لیے ذمہ دار کوئی 2 وجوہات لکھیے۔ تو سب سے پہلے برطانوی حکومت کے ذریعے بنائی گئی پھوٹ ڈالو حکومت کرو کی پالیسی، اور اس کے علاوہ ہندوستان میں جو مذہبی کٹر پن ہے، یہ 2 ایسی وجہیں ہیں جو ہندوستان میں فرقہ پرستی کو اور زیادہ ہوا دیتی ہیں۔ فرقہ پرستی کے کوئی 2 نتائج بتانے ہیں، تو اس سے قومی یکجہتی ختم ہوتی ہے، سلامیت ختم ہوتی ہے ملک کی، اور سیاست کے اندر عدم استحکام ہوتا ہے، یعنی کہ سیاست فرقوں پر مبنی ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، قومی خواتین کمیشن پر ایک نوٹ لکھنا ہے۔ تو خواتین کے لیے قومی کمیشن کو 1992 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کمیشن کا کام کیا تھا؟ خواتین کی ترقی اور سماج میں پھیلے مسائل اور غلط رسم و رواج کو دور کرنا، انہیں یعنی کہ خواتین کو مالی مدد دینے کے لیے ایک قومی خواتین کمیشن کو تشکیل دیا گیا تھا۔ یاد رکھو گے بچوں، قومی خواتین کمیشن 1992 کے اندر بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد خواتین کی جو کنڈیشن تھی اس میں سدھار لانا تھا، تاکہ خواتین کو مالی مدد دی جا سکے اور ان کی شرح خواندگی کو بڑھایا جا سکے، ان کی استھتی سماج کے اندر اچھی کی جا سکے۔ اگلا سوال ہے، درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کے ذریعے اٹھائے گئے آئینی قدم بتانے ہیں۔ تو بچوں، آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستانی آئین میں درج فہرست ذاتوں یعنی کہ مائنورٹیز اور شیڈول کاسٹ کے لیے مفادات کے تحفظ کے لیے ہندوستان کی سرکار کے ذریعے مندرجہ ذیل قدم اٹھائے گئے، قانون بنائے گئے۔ دفعہ 17 کے مطابق ملک سے چھوت اچھوت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ دفعہ 46 کے مطابق ان ذاتوں کے لیے تعلیمی اور معاشی مفادات کے تحفظ کیے گئے اور انہیں ہر قسم کے استحصال اور سماجی ناانصافی سے قانون کے ذریعے بچایا گیا۔ دفعہ کون سی ہے؟ 46 کے ذریعے۔ اگلا سوال ہے، جنسی غیر یکسانیت کو بڑھاوا دینے والے عوامل کون کون سے ہیں؟ یعنی کہ آدمی عورت کے اندر ایسی کون سی وجہیں ہیں جو فرق پیدا کرتی ہیں اور جنسی تناسب کو، غیر یکسانیت کو بڑھاوا دیتی ہیں؟ تو جنسی غیر یکسانیت کو بڑھاوا دینے والے عوامل مندرجہ ذیل ہیں۔ خواتین کی شرح اموات زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ عورتیں زیادہ مرتی ہیں۔ بچوں کو ماں کے رحم کے اندر ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ پیٹ میں ہی۔ خواتین کو سماج میں کم درجہ دیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ سماج میں لڑکوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے لڑکیوں کے مقابلے کے اندر۔ اگلا سوال ہے، 2001 کی مردم شماری یعنی کہ جن گننا کے مطابق، یعنی کہ لوگوں کی جب گنتی کی جاتی ہے اس کو مردم شماری کہتے ہیں۔ یاد رکھو گے کہ بچوں، مردم شماری کا مطلب ہے کہ پورے ہی دیش کے اندر کل ملا کر کتنے لوگ رہتے ہیں، اسے مردم شماری کہتے ہیں۔ تو 2001 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی آبادی میں درج فہرست ذاتوں اور قبائل کا فیصد کتنا تھا؟ تو بچوں، درج فہرست ذاتیں 16% تھی اور درج فہرست قبائل 8% تھے، 8.2%۔ جدیدیت نے، یعنی کہ آج کا جو موجودہ دور ہے، اس نے ذات پات پر کون سے اثرات مرتب کیے ہیں؟ تو بچوں، آج لوگوں کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے، تنگ دستی، لوگوں کی جو تنگ نظریات تھے وہ کم ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ تو کیسے لکھو گے؟ جدیدیت نے ذات پات کے تنگ نظریات پر اثر ڈالا ہے۔ جدید قانون اور منصفانہ نظام میں سبھی لوگوں کے لیے ایک جیسے یعنی کہ یکساں حالت پیدا ہوئے ہیں۔ جدید صوبائی حکومتوں نے بھی مساوات یعنی کہ برابری، آزادی اور لوگوں کے درمیان آپسی پیار کے جذبے میں ترقی کے لیے قانون بنائے ہیں۔
جنسی تقسیم کسے کہتے ہیں بچوں؟ تو سماج میں خواتین اور مردوں کے درمیان تفریق کی حالت یعنی کہ نا اتفاقی کی حالت کا ہونا ہی جنسی تقسیم کہلاتا ہے۔ یاد رکھو گے، سماج میں خواتین اور مردوں کے درمیان تفریق کی یعنی کہ نا اتفاقی کی حالت کا ہونا ہی جنسی تقسیم کہلاتا ہے۔ ہمارے ہندوستانی سماج کا ڈھانچہ کچھ ایسا ہے جس میں ہمیشہ مردوں کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارے سماج میں جنس کی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہے۔ ایسی تفریق کی حالت سے باہر نکلنے کے لیے حکومت ہند نے بہت سارے انتظامات کیے ہیں، سدھار کیے ہیں، قانون بنائے ہیں۔ اگلا ہے فرقہ وارانہ تشدد۔ بھڑکانے والی دو وجہیں بتانی ہیں، یعنی کہ مذہب کے آدھار پر، فرقے کے آدھار پر کس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کا اپنے علاقے کی یدی زیادہ لگاؤ ہونا اور سماج میں تقسیمی مذہبی رجحانات کا زیادہ ہونا۔ یاد رکھو گے کہ لوگوں کا اپنے علاقے کی یدی زیادہ لگاؤ ہونا اور سماج میں مذہب کو لے کر تقسیمی رجحانات ہونا، تو یہ دونوں ہی وجہ فرقہ وارانہ تشدد کی وجہ بنتے ہیں۔ مذہبی رواداری کا مطلب کیا ہے؟ تو مذہبی رواداری کا مطلب ہے کہ ہمیں سبھی مذاہب کا احترام کرنا چاہیے، اسے ہی مذہبی رواداری کہتے ہیں۔ یاد رکھو گے، مذہبی رواداری کا مطلب ہے کہ ہمیں سبھی مذاہب کا احترام کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، خواتین کی سماجی حالت پر ایک نوٹ لکھنا ہے۔ تو آئین ہند اور حکومت نے خواتین کی سماجی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں۔ خواتین کے لیے سماجی برابری اور سماجی انصاف، جہیز کی رسم کا خاتمہ، معاشی عدم مساوات کا خاتمہ اور مردوں کی برتری کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے بہت سارے قدم اٹھائے ہیں۔ یاد رکھو گے کہ حکومت ہند نے خواتین کے لیے سماجی برابری، سماجی انصاف، جہیز کی رسم کا خاتمہ، معاشی عدم مساوات یعنی کہ پیسوں سے ریلیٹڈ ناانصافی کا خاتمہ اور مردوں کی برتری کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے کئی قدم اٹھائے ہیں۔ حالانکہ خواتین ان قوانین اور طریقہ کار کا سہارا نہیں لے پاتی ہیں، انہیں چھپا لیتی ہیں اور سماج کے ڈر کی وجہ سے پوری بات بتاتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ اس لیے ایسے موضوعات پر یہ مزید یعنی کہ ایسے موضوعات پر بھی اور کام ہونا چاہیے تاکہ عورتیں اپنا حق صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں۔ اگلا سوال ہے، خواتین کی تعلیم اور ان کے لیے روزگار کی حالت پر ایک مختصر نوٹ لکھو۔ یاد رہے گا کہ خواتین کی تعلیم کے لیے اور ان کو روزگار دیے جانے کے لیے مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ تو آئین ہند میں خواتین کے لیے تعلیم اور روزگار کے ایک جیسے موقع عطا کیے گئے ہیں، یکساں موقع عطا کیے گئے ہیں۔ یاد رکھو گے کہ آئین ہند میں خواتین کے لیے تعلیم اور روزگار کے ایک جیسے موقع عطا کیے گئے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں خواتین کی حالت کافی بہتر رہی ہے۔ 2001 میں مردوں کی خواندگی کی شرح 75% تھی، جبکہ خواتین کی جو پرسنٹیج تھی پڑھے لکھے ہونے کی وہ 54% تھی۔ ان کی روزگار کی حالت کا جائزہ لیا جائے تو کئی مرتبہ جنسی استحصال کا مسئلہ آ جاتا ہے، یعنی کہ جنس کے آدھار پر نوکری دیتے وقت عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات کو لاگو کرنے کے لیے قومی سطح پر کمیٹی بنائی گئی تھی تاکہ عورتوں کا کام کرتے وقت کوئی شوشن نہ کر سکے، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ یا بدتمیزی نہ کرے۔ خواتین کو روزگار دلانے کے لیے ان کی ٹریننگ وغیرہ کے بھی پروگرام چلائے گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، قومی خواتین مشن پر کمیشن پر ایک نوٹ لکھنا ہے۔ تو خواتین کے لیے قومی کمیشن کو 1992 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کا کام خواتین کی ترقی کرنا اور سماج میں پھیلے ہوئے مسائل اور غلط رسم و رواج کو دور کرنا تھا، یعنی کہ عورتوں کی استھتی میں سدھار لانا تھا اور عورتوں کو مالی مدد دینا بھی تھا۔ اس کمیشن کو قائم کرنے کا مقصد سیاست پر ذات پات کا اثر کس طرح رہتا ہے، یعنی کہ پولیٹکس پر ذات پات کا اثر کس طرح رہتا ہے۔ تو بچوں، ہندوستان کی سیاست میں ذات پات کی بڑی اہمیت ہے۔ تمام سیاسی سرگرمیاں جسے انتخابی سیاسی تقرریاں، پارٹیوں کی تشکیل، صوبائی اور مرکزی حکومتوں کی تشکیل وغیرہ سبھی ذات پات کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ذات پات کی تفریق آئین کے خلاف ورزی کرتی ہے، ایک ذات دوسری ذات کے خلاف دشمنی پیدا کرنے والی کنڈیشن کو ابھارتی ہے۔ تنگ نظریہ
बच्चों, ज़ात पात जो है तंग नज़रियात को जन्म देती है। उम्मीदवार इंतखाबात जीतने के लिए ज़ात पात का सहारा लेते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनावों को जीतने के लिए ज़ात पात का सहारा लेते हैं, लोगों को उकसाते हैं। इसके नतीजे में काबिल नुमाइंदे चुनाव लड़ने से रह जाते हैं। उम्मीदवार इक़्तिदार में यानी कि सत्ता में आने के बाद ज़ात पात की पॉलिसियों को तश्कील देते हैं, यानी कि ज़ात पात को और बढ़ावा देते हैं। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में ख़वातीन की हालत कैसी थी? तो बच्चों, अहद कदीम से ही हिंदुस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ गैर यकसा सलूक किया जाता है, एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाता है। आज़ादी से पहले ख़वातीन के लिए इंसाफ और तरक्की का एक बहुत बड़ा सवाल था। आज आज़ाद हिंदुस्तान में ये मसला तरक्की के मंसूबे का मरकज़ बन गया है। आज भी प्रॉब्लम्स हैं औरतों को। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के बारे में 50 लफ्ज़ लिखने हैं। तो महिलाओं के जायज़ हकूक़ और कानूनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1990 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने ख़वातीन के लिए कौमी कमीशन का क़याम किया था। याद रखोगे कि महिलाओं के जायज़ हकूक़ और कानूनी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 1990 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने ख़वातीन के लिए कौमी कमीशन का क़याम किया था। एक कानून बनाया ये जो कानून है 1992 के अंदर वजूद में आया था। इसके तहत कानून की नज़रसानी में मसालिम और ख़ुसूसी शिकायतों में दखल अंदाज़ी के तरीके को बेहतर तरीके से अमल जामा पहनाने को कहा गया था, ताकि औरतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। आज़ादी के बाद ख़वातीन की हालत में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं? तो बच्चों, आज़ादी के बाद ख़वातीन की हालत को बेहतर करने के लिए काफ़ी कोशिशें होती रही हैं। मौजूदा दौर में ख़वातीन को मर्दों का दर्जा हासिल है। ख़वातीन किसी भी किस्म की तालीम या ट्रेनिंग हासिल करने का हक़ रखती हैं आज के दौर में, लेकिन दही समाज में आज भी इनके साथ भेदभाव वाला सलूक किया जाता है गाँवों के अंदर। इसलिए आज भी समाज में इस्लाह यानी कि सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि देखो मौजूदा दौर में औरतों को मर्दों का बराबरी का हक़ दिया गया है, मगर बच्चों आज भी गाँव के अंदर लोगों के साथ औरतों के साथ नाइत्तेफाकी बरती जाती है, भेदभाव किया जाता है। इसी वजह से बच्चों आज भी समाज में इस्लाह यानी कि सुधार की ज़रूरत है। हालांकि कानूनी तौर पर ख़वातीन मर्दों के मसावी हकूक़ रखती हैं, यानी कि मर्दों के बराबर हकूक़ रखती हैं कानूनी तौर पर औरतें, लेकिन फिर भी इन्हें हिंदुस्तान में मर्दों के मुकाबले बेहतर दर्जा नहीं दिया जा रहा है और इनके साथ आज भी तफरीक की पॉलिसियाँ समाजी तौर पर अपनाई जा रही हैं। अब हुकूमत हिंद का फ़र्ज़ है कि वे इस तरफ भी ध्यान दें। अगला सवाल है, ख़वातीन के कौमी कमीशन का मकसद क्या है? तो बच्चों, ख़वातीन के कौमी कमीशन का मकसद मंदरजा झेल है। ख़वातीन की मुकम्मल तरक्की के लिए मुफ़्सद माशी पॉलिसियाँ तैयार करना। याद रखोगे पहला मकसद क्या है कौमी कमीशन का, कि ख़वातीन की तरक्की के लिए पॉलिसियाँ बनाना, ख़वातीन के साथ गैर मसावियाना सलूक को ख़त्म करके कानूनी तरक्कियों में इस्लाहत करना, ख़वातीनी तंजीमों की शिरकत के अमल को मजबूत करना, मर्दों और ख़वातीन दोनों को बराबरी का हक़ दिलवाना, हर सतह जैसे कि सेहत की देखभाल, तालीम, रोज़गार, तनख्वाह और समाजी सरकारी ओहदों तक ख़वातीन की पहुँच का इंतज़ाम करना। अगला सवाल है, समाजी अदम मसावत का मतलब क्या है? तो बच्चों, अदम मसावत मतलब क्या है? बराबरी का ना होना। तो कैसे लिखोगे? हिंदुस्तानी समाज को सदियों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तबकों के अंदर बांटा गया। ब्राह्मण को सबसे आला, क्षत्रिय को दूसरा मकाम, वैश्य को तीसरा और शूद्र को सबसे पीछे रखा गया। धीरे धीरे ये निज़ाम और सख्त होता चला गया। वक्त के साथ साथ एक तबके का मकाम मुकम्मल तौर पर मुतीन हो गया। इसलिए फ़र्द की समाजी सतह ज़ात पात की बुनियाद पर तय होने लगी। इस बुनियाद पर इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के समाजी, माशी और सियासी रियायतें दी गईं, यानी कि ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी गईं ब्राह्मणों को। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर समाजी अदम मसावत आज भी मौजूद है, जिसकी वजह से जमहूरियत के ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है।
अगला सवाल है फ़िरका परस्ती से क्या मुराद है। तो बच्चों, फ़िरका परस्ती का मतलब है अपने मज़हब को दूसरे मज़हब के मुकाबले में आला समझना, अपने मज़हब का एहतराम करना और दूसरों के मज़हब को नफ़रत से देखना। इसे ही फ़िरका परस्ती कहते हैं। फ़िरका परस्ती के तहत लोग अपने मफादात को भूलकर, यानी कि अपने कौमी मफादात को भूलकर मजहबी मफादात को प्रायोरिटीज़ देते हैं। इस तरह फ़िरका परस्ती मज़हब के लिए आवाम में एक दूसरे के लिए नफ़रत हो जाती है। ये एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़वाती है। फ़िरका परस्ती नफ़रत के इसी इजहार का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने हमारे देश का बंटवारा करवाया था। फ़िरका परस्ती किस तरह हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए ख़तरा है। तो बच्चों, फ़िरका परस्ती यानी कि मज़हब के आधार पर ऊंच नीच बरतना किस तरह से हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए ख़तरा है। तो क्या लिखोगे, फ़िरका परस्ती हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए मंदरजा झेल तरीक़ों से ख़तरा पैदा करती है। इंतखाबात यानी कि चुनाव में फ़िरका परस्ती का किरदार अदा करती है। आम तौर पर सभी सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों के इंतखाब में फ़िरका परस्त इंतखाबात को पॉलिसियों को ज़्यादा अहमियत देती हैं। राय दहिंदगान यानी कि वोटर्स भी अपने मज़हब के रहनुमाओं को वोट डालते हैं। मज़हब के नाम पर दफ्तन फ़क्तन सियासी तशद्दुद यानी कि लड़ाई झगड़े भी पैदा होने की कंडीशन पैदा हो जाती है। बच्चों, इन सभी बातों से मुल्क के सलामियत कौमी यकजहती भाईचारे के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा है फ़िरका परस्ती। अगला सवाल है फ़िरका परस्ती को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो फ़िरका परस्ती को मंदरजा झेल तरीक़ों से ख़त्म किया जा सकता है। फ़िरका परस्त सियासी जमातों पर पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए जो कि फ़िरक़ों पर, पहली बात क्या है कि बच्चों, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ मज़हबों के आधार पर बनी हों उनके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सियासी जमातों को इंतखाबात के दौरान कवानीन के ऊपर अमल करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। स्कूलों के सिलेबस में ऐसा मौजू ना हो जिससे बच्चों पर फ़िरका वाराना असरात मुरतब हों। हुकूमत की पॉलिसियाँ ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी फ़िरका परस्त मुतालबा तस्लीम ना किया जा सके और फ़िरका वाराना फसाद को रोकने के लिए पुलिस के ज़रिए अहम कदम उठाने चाहिए। फ़िरका परस्ती में मबलूस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि आगे लोग फ़िरका वाराना चीज़ों को करते हैं। बेटा मुँह में सॉरी, मैं गलती से बोल गई थी बीच में। अगला है फ़िरका परस्ती में मबलूस लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अगला सवाल है दर्ज फहरिस्त और कबाइलों को मसावत का दर्जा दिलाने के लिए आइन में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। यानी कि बच्चों, माइनॉरिटीज़, शेड्यूल कास्ट वगैरह को हमारे हिंदुस्तानी आइन के ज़रिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो जवाब होगा आइन हिंद की तरमीम यानी कि सुधार में मसावत यानी कि बराबरी, इंसाफ यानी कि न्याय और आज़ादी के ज़रिए समाज और रियासत में बराबरी लाने की कोशिश की गई है। आइन सभी शहरियों को एक जैसे हकूक़ अता करता है। तो दफ़ा 17 के ज़रिए छूताछूत को ख़त्म किया गया। पॉलिसी की हिदायती असूल के बाब में दफ़ा 46 में वाज़े किया गया कि तालीमी और माशी हालत को बेहतर करने के लिए दर्ज फहरिस्तों और कबाइल को नशस्तें दी जाएंगी ताकि उनके अंदर तालीम को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी माशी कंडीशन सुधर सके, वो अच्छी नौकरियां पा सके। बुनियादी हकूक़ के बाब में दफ़ा 15 में वाज़ा किया गया कि मुल्क में किसी भी रियासत में मज़हब और जिन्स के आधार पर किसी भी शहरी के साथ तफरीक नहीं की जाएगी। आइन की दफ़ा 25 के अंदर ये इंतज़ाम किया गया कि हिंदुओं के सभी तबक़ात को जिनमें दर्ज फहरिस्त और कबाइल हैं शामिल हैं मंदिरों में जाने का हक़ हासिल होगा सभी को। दफ़ा 23 में बेगार लेने यानी कि बिना तनख्वाह के काम करवाने का रिवाज भी ख़त्म किया गया। इसके अलावा दफ़ा 339 के ज़रिए दर्ज फहरिस्तों और कबाइलों के लिए सदर जमहूरिया ने कौमी कमीशन कायम किया। इस कमीशन का क़याम और दायरे कार में 1990 में तरमीम की गई और जून 2002 में अलहदा 2 कमीशनों का तकर्रुर किया गया। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।